वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रिपेयर फॉर डिफेंस। ठीक है, हमारा नया यूट्यूब चैनल है ये, जहाँ पर हम लोग हर चीज़ पढ़ेंगे अपने CDSC और हर एक डिफेंस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इनफ होगा जो भी मैं चीज़ पढ़ाऊँगा। तो फिर आज के चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले बायो ही कंप्लीट करेंगे, अपना बायोलॉजी। हम लोग अपना सबसे पहले क्या कंप्लीट कर रहे होंगे, बायोलॉजी, जिसमें हमारे पास हमको क्या क्या पढ़ना है, हमें सेल पढ़ना है, टिश्यू पढ़ना है और भी बहुत सारी हमें अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं। वो मैं आपको बाद में आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा। और ये जो हमारा चैनल रहेगा ये आप लोगों के हिसाब से ही चलेगा, अगर आप इस डिपेंडिंग कि आपका इस पर रिस्पॉन्स कैसे रहता है हम लोग उसके हिसाब से देखेंगे। बाकी हमने अपनी तरफ से इसमें पूरा का पूरा एफर्ट डालने की कोशिश करी है कि हम आपको बेस्ट मटेरियल ही प्रोवाइड करें। बेस्ट मटेरियल आपको इसमें मिलेगा। आपको इस चैनल में बस खाली ऐसा नहीं है कि आपको बस खाली व्यू करना है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है आपको और आपको अपने नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि हम तो यहाँ पर आपको लेक्चर देके चले जाएंगे, फिर आपको उसमें नोट्स आपको खुद से बनाने रहेंगे। ठीक है, और इसमें आपको जितने भी मैं PDF यहाँ पर पढ़ाऊँगा, जिस भी PDF में मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको नहीं मिलने वाली। वो क्यों नहीं मिलने वाली, उसके पीछे भी रीज़न है। हम लोग आपको PDF अगर प्रोवाइड कर देते तो PDF लेने के बाद बच्चे पढ़ते नहीं है। अगर आप यहाँ से अपना पढ़ के अपना नोट्स बनाओगे तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू रहेगा, क्योंकि पेपर से 1-2 दिन पहले ना आपके यही नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो फिर ये हमारा नया चैनल अभी बना है, अभी हम लोग इसमें अपना काम करेंगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस भी डाली है, पहले भी मैंने वीडियोस डाली है, पर वो वीडियोस में पहले ना कैम करके बनाता था, कैमरे की मदद से बनाता था, पर अब मैंने ये अच्छा खासा सेटअप बना लिया है, तो इसलिए अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसमें वीडियोस जल्दी से जल्दी पोस्ट करता रहूँ, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइड्स और PDF वगैरह हम लोग देखते हैं ना, उसको बनाने में टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा बस टाइम लग सकता है हमें वीडियोस को लाने में। जल्दी नहीं आएंगे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा कि हम वीडियोस कैसे लेके आएंगे। अगर आपको आपकी तरफ से मैं अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब फिर मैं वीडियोस को जल्दी ही लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, तो फिर जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की हमारा स्टार्टिंग रहेगी, हम लोग सेल से ही पढ़ेंगे अपना। ठीक है, सेल से स्टार्ट कर रहे होंगे और ये सेल मैं आज आपको इस टाइप से पढ़ा दूंगा कि इस क्लास के बाद आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं एक ही वीडियो में निपटा लूँ। ठीक है, 1 वीडियो में निपटा लूँ मैं इसको पूरा, ट्राई करूँगा। थोड़ा लंबा सेशन चले जाएगा पर कोई बात नहीं, आपको पूरा सेशन मिलेगा। ठीक है, तो फिर अब हम इसको शुरू करते हैं। ये हमारा सेल हम लोगों ने बनाया है अपना PDF। ठीक है, ये आपका CDS NDS CAPF या फिर किसी भी टाइप का आप डिफेंस एग्जाम दे रहे होंगे, या फिर जहाँ पर भी ये सेल या फिर बायो से रिलेटेड चीज़ें आएगी ना, कम्पिटिटिव की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप नीट के लिए जा रहे हो करके। कम्पिटिटिव में आपको यहाँ से हर चीज़ कवर हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली ना NCERT में फोकस करते हैं। NCERT से ही आपका ना मेनली आता है सब कुछ, तो इसलिए हमने NCERT को बेस बना के ये PDF हमने बनाई है। इस PDF के थ्रू हम लोग अपना पूरा का पूरा चैप्टर तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए अपना चैप्टर अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं। तो सेल्स क्या होता है? सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स। स्ट्रक्चरल यूनिट्स होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स, मतलब सबसे ज़्यादा छोटी इकाई बोल लो, सबसे ऐसी छोटी चीज़ जिसके थ्रू वो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो बन के तैयार हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम घर बनाते हैं तो उस घर में जो ईंटें होती है ना, ईंटों से घर बनता है, तो वो ईंटें क्या हुआ, वो ईंटें एज अ सेल वर्क करेगी हमारी बॉडी में। जिस तरीके से वहाँ पर अहमियत उस ईंटों की है ना, उसी टाइप से हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की अहमियत है। सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी बनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही सेल्स होता है। यहाँ पर वही लिखा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट्स होती है लाइफ के। तो फिर अभी हम लोग ये सेल अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम आ जाता है। पहला आता है रॉबर्ट हुक का नाम। रॉबर्ट हुक जो होता है उसने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था, सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। हमारे किस ईयर में किया था? 1665 में हमारा डिस्कवरी हुई थी सेल की। पर वो सेल कैसी थी? वो डेड सेल थी। ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी।
कॉर्क के थ्रू। कॉर्क आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा ना इस टाइप का, तो ये कॉर्क होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्क। और इसी की जो सेल होती है उस सेल की डिस्कवरी करी थी, और जो सेल होती है वो कैसी होती है, डेड सेल होती है, ठीक है। और उसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने किया था इसकी डिस्कवरी। कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक की तरह। ब्रिक जैसे वर्क करती है घर के अंदर हाउस बनाने में, वैसे ही सेल वर्क करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कॉर्क होता है। कॉर्क में से पहली बार सेल का डिस्कवरी हुआ था। कैसी सेल थी वो, डेड सेल थी, ठीक है। 1665 में डिस्कवरी हुई थी। किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। ऐसे ही हमारे पास कुछ और फैक्ट्स आते हैं, इनको वन लाइनर फैक्ट्स बोलते हैं। इस फैक्ट्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली ना, उठ के आ जाता है। दूसरा बंदा आया था हमारे पास, लेवेनहुक। क्या नाम था उसका, लेवेनहुक था। लेवेनहुक ने क्या किया था, लेवेनहुक और रॉबर्ट हुक, सॉरी लेवेनहुक, हाँ लेवेनहुक ही तो हुआ। और रॉबर्ट हुक ने जब नहीं पढ़ा था, उसने रॉबर्ट हुक ने ढूंढी थी डेड सेल, और इसने ढूंढी थी लिविंग सेल। कैसी सेल ढूंढी थी इसने, लिविंग सेल ढूंढी थी, ठीक। रॉबर्ट हुक ने ढूंढी थी लिविंग सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उसने कैसा था, उसका सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था, इसका इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है। तो लेवेनहुक ने डिस्कवर किया था हमारा लिविंग सेल, डिस्कवर किया था इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। फ्री लिविंग सेल्स होते हैं, ये पॉन्ड में मिले थे उसको। अगर मैं बोलूँ रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने कहाँ ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था हमारा कॉर्क के अंदर, ठीक। कैसा सेल था वो, डेड सेल था। और जो हमारा लेवेनहुक है ना, ये जो लेवेनहुक है, इसने कहाँ ढूंढा था, पॉन्ड वाटर के अंदर, ठीक। और वो कैसा सेल था, लिविंग सेल था। इसने लिविंग सेल ढूंढा था, किसने, लेवेनहुक ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद पुरकिंजे, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरकिंजे ने हमारा प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म उसने डेवलप किया था या ढूंढा था या कॉइन किया था। कॉइन मतलब क्या हुआ, बेसिकली उसने मतलब बनाया था या सोचा था, इस टाइप से कुछ। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंसेस ऑफ द सेल, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। अच्छा, मतलब कि हर एक प्लांट और एनिमल के अंदर क्या होता है, सेल्स से बने होते हैं। ये बात किसने हमारी करी थी, स्लेडन और शेजवान, जो भी बोले हैं इसको, ठीक है। किस में की थी, 1938 और 1939 में इसने बोला था, ठीक है। और ध्यान रखना आपको नोट्स बनाते रहने, क्योंकि ये जो पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं होने वाली है, ठीक। नोट्स आपको बनाते रहने, और नोट्स आपको एकदम शॉर्ट में बनाने हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें लिख रखी है वो नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। शॉर्ट में आपको बनाते रहना है। और साथ में अगर आप चाहते हैं हमारा, तो फिर इंस्टाग्राम हैंडल भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। जल्दी में इसमें सीए, करंट अफेयर्स और जो रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मतलब किसी भी चीज़ के सब्जेक्ट्स वाइज, वो मैं आपको यहाँ पर डालते रहूँगा, ठीक है। बाकी हमारा चैनल तो आपको पता ही है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपसे हमारी जो नई वाली वीडियो है कोई भी मिस ना हो, ठीक है। बाकी मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर आपको इस चैनल पे हमारी तरफ से जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिलती रहेगी, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो फिर हमने सेल थ्योरी देख लिया। हमने 3 चीज़ें पढ़ी है अभी। क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ा कि उसने कैसी सेल ढूंढी थी, डेड सेल ढूंढी थी, कहाँ से ढूंढी थी, कॉर्क के अंदर से ढूंढी थी, ठीक। दूसरा हमने देखा यहाँ पर लेवेनहुक के बारे में। लेवेनहुक ने लिविंग सेल ढूंढी थी, ठीक। और कहाँ से ढूंढी थी, इसने पॉन्ड वाटर से ढूंढी थी, ठीक है। और इसमें एयर इंपॉर्टेंट है, किसका, इसका। अगर भले लेवेनहुक का याद नहीं हो रहा है यार, रॉबर्ट हुक का जरूर करना है, 1665, ठीक है। वैसे अगर चाहें तो इसका भी कर सकते हैं, पर अगर नहीं हो पा रहा है तो बाई चांस तो फिर रॉबर्ट हुक का तो ध्यान रखना है। लेवेनहुक का होता है 1674। पुरकिंजे के क्या है, 1839। पुरकिंजे ने क्या करा था, प्रोटोप्लाज्म वाला जो शब्द था वो बनाया था या फिर सोचा था। फिर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या बोलते हैं वो लोग कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की दोनों चीज़ें सेल से ही बनी है, ठीक है। तो सेल्स, वो बात किसने बोलती है, स्लेडन और शिवन ने, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ते हैं। अब ज़रा अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊँ ना इसके बारे में, तो फिर ऐसा कुछ होता है, शब्दों से आपको समझ आना चाहिए पेपर में ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे को हर चीज़ ही वहाँ पर पेपर में दिमाग में रहेगी, तो इसलिए आपको शब्दों से समझ आना चाहिए। एक होता है यूनिसेलुलर और एक हो गया अपना मल्टी सेलुलर, ठीक। समझ ही आ रहा होगा मेरे ख्याल से यहाँ से। तो यूनी मतलब एक होता है, मल्टी मतलब मोर देन वन, ठीक। मतलब पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं होता, एक से जितनी भी ज़्यादा सेल्स होती है उन सबको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाता है। यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक ही सेल होगी उसके पास,
और यहाँ पर मोर देन 1 सेल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बेचारे के पास बस एक ही सेल है, तो फिर एक सेल वाला आपने अगर कभी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो फिर वहाँ पर हमने एक ही चीज़ पढ़ी थी कि अमीबा के बारे में पढ़ा था हमने। तो अमीबा कैसे होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर की अगर बात करूँ तो फिर ह्यूमन बींग आ जाता है उसमें, क्या आ जाता है, ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं, एनिमल्स में आता है। वैसे हम लोग तो एनिमल्स हो गया और प्लांट्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती है, मल्टी सेलुलर में आती है, ठीक है। तो बस इन्हीं दोनों चीज़ों के हम लोग थोड़ा डिफरेंसेस वहाँ पर देख रहे होंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। पहला यूनिसेलुलर जो मैंने आपको भी बताया क्या होता है, ये कंपोज ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से होता है। मल्टी मतलब ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा होगी तो फिर मोर देन वन सेल, ठीक है। इंक्लूड्स बोथ यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। आपको भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर आप इसको मेंशन जरूर कर लेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि आजकल ना जो CDSE हो गया पेपर, वो फैक्ट्स के साथ साथ ना थोड़ा ज्ञान भी मांगता है। मतलब आपको लाइंस में दे देगा, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो फिर वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो उसमें आ सकता है। फिर जो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं वो यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, पर जो मल्टीसेलुलर होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या गया, ह्यूमन आ गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, बर्ड्स, इंसेक्ट सब हो गया। और जो है अपना यूनिसेलुलर है, इसमें आ गया बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम और ईस्ट। अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क अगर देना चाहूँ ना, तो फिर आप बैक्टीरिया के बारे में और दूसरा एक वायरस आता है वायरस, इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लेंगे तो बढ़िया है। क्योंकि मेरे को पिछले पेपर्स में मेरे को देखने को मिला है कि उसने बैक्टीरिया पे और वायरस पे थोड़ा सा पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कवर कर लिया, मेरे ख्याल से भी किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। यूनि मतलब एक और मल्टी मतलब मल्टी का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। प्रो मतलब प्रो प्लेयर होता है, जैसे कि प्रो प्लेयर मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया नया सा कुछ मॉडर्न टाइप का समझ आता है। पर यहाँ पर कहानी उल्टी चल रही है। यहाँ पर प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रो माने पुराना, ऐसे याद कर सकते हैं हम। पुराना मतलब जो पहले का था, पुरानी चीज़ें, पुरानी टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जो पुराना सेल था, और जो यूकैरियोटिक होता है वो नया सेल है, न्यू सेल है, ठीक, न्यू सेल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है उसका जो साइज़ है वो वेरी करता है 1 से 10 माइक्रोमीटर में। माइक्रो मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁶। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो फिर आप मेरे को सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। माइक्रो वैसे मेरे ख्याल से तो 10⁻⁻6 ही होता है। साइज़ जनरली लार्ज, इसका जो साइज़ होता है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है, तो इससे तो बड़ा ही है ना। साइज़ में देख रहे कितना बड़ा है, मतलब इसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा और इसका साइज़ कम होगा। प्रोकैरियोटिक का साइज़ कम और यूकैरियोटिक का साइज़ ज़्यादा। अब जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। साफ सीधी सी बात यह है कि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ हो गई। फिर क्या, सिंगल होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ये भी मतलब बस खाली पढ़ सकते हैं इसको, एज अ इम्पॉर्टेंट तो नहीं ज़्यादा मैं कहूँगा इसको, पर हाँ पढ़ सकते हैं। इसमें एक ही सिंगल क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट्स बना के आप लिख सकते हैं। और नोट्स में आपको फिर से बोल रहा हूँ कि नोट्स आपको बनाने हैं, ऐसा मत हल्के में लीजिएगा कि मैं बार बार ये वीडियो देख लूँगा। बार बार आपको देख सकते हैं रिवीजन के तौर पे, पर नोट्स आपके लिए मस्ट है, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले आप ये वीडियो थोड़ी ना देखने बैठेंगे। वीडियो बनेगी कम से कम भी 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में ये वीडियो होगी, तो 1.5 से 2 घंटे आपके लिए पेपर के टाइम पे निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए नोट्स आपके लिए मस्ट होता है। नोट्स पढ़ने में आप एकदम शॉर्ट में लिखेंगे और अपने ही नोट्स बनाना है, इसलिए मैं आपको नोट्स नहीं भेज रहा हूँ अपने वाले। ये जो मैंने बनाई है स्लाइड्स में आपको भेजूंगा नहीं, क्योंकि आपके अपने नोट्स जो होते हैं ना उससे आप जल्दी और इजीली कनेक्ट कर पाते हो। आपको ये चीज़ें पता रहती है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या होता है, मतलब इजीली आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है वो एब्सेंट होता है। ये क्या चीज़ होती है मैं बताऊँ अगर थोड़ा सा, या फिर नहीं बताता अभी, बस आप इसको लिख लीजिए। अभी नीचे पे ना हम लोग साइटोप्लाज्म जब पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको ऑर्गेनेल्स के बारे में बता दूंगा। इस पे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और इस पे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ह्यूमन सेल्स और बैक्टीरियल सेल, मतलब बैक्टीरिया की बात कर रहा है, और ह्यूमन मतलब ह्यूमन की जो सेल होती है उसकी बात कर रहा है।
मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर कंक्लूड करूँ तो सीधी सी बात यह है कि इसका साइज़ छोटा और इसका साइज़ बड़ा होता है यूकैरियोटिक का। और इसमें जो न्यूक्लियस होती है न्यूक्लियस नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियस होती है हमारे पास, इसमें न्यूक्लियस होती है। इस पर न्यूक्लाइड होता है, न्यूक्लियस के बदले किसमें, प्रोकैरियोटिक की बात चल रही है। और इसमें बस एक ही क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, इसके अंदर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। इसमें मेम्ब्रेन को छोड़ो, मेन चीज़ है ऑर्गेनेल, इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक के अंदर ऑर्गेनेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल सेल इसका एग्जाम्पल हो गया, एक बैक्टीरिया की जो सेल होती है, एक ह्यूमन की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो गया। मतलब जो हमारे अंदर जो सेल है वो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम भी मतलब लगा दिया है ये प्रोकैरियोटिक का, कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारी दिखती कैसे है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, ये बैक्टीरिया की सेल है, क्या है ये, बैक्टीरिया है, ठीक। तो इसके अंदर देखिए तो फिर ये न्यूक्लियाइड हो गया, बीच में जो पड़ा हुआ है न्यूक्लियोइड हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम पढ़ रहे होंगे क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, बस आप इसको देख लो, थोड़ा समझ लो चीज़ें कहाँ कहाँ पे क्या क्या है बस। अभी जब मैं चैप्टर इसको एंड करूँगा ना, तब उस टाइम पे मैं हल्का हल्का बता दूंगा, फिर से कंक्लूड कर दूंगा। और बीच बीच में जैसे मैं बताऊंगा तो आप एक बार इसको घर जाके ना, या फिर इसको वीडियो का फिर से देख लीजिएगा, सजेस्ट करूंगा, तो फिर ऊपर से आपको एकदम अच्छे से बारीकी के साथ समझ आ जाएगा क्या क्या बोला है। फिर क्या है, सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ पर राइबोसोम्स क्या होता है अभी देखेंगे हम। न्यूक्लियोइड पड़ा होता है, न्यूक्लियस, बस खाली इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के बदले यहाँ पर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है इसमें, न्यूक्लियस के बदले किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल। किसकी प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर एनसीईआरटी या फिर क्लास 10 के बच्चों को अगर मैं पढ़ा रहा होता है, या फिर 9 के बच्चों को अगर पढ़ा रहा होता तो फिर उसको मैं बोलता डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, पर आपके लिए डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास आते हैं क्या, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए ना आए हैं डिफ्यूजन की तरफ। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पर सेल के साथ ये लिंक हो जाएगा, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, डिफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन आता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, देखो मैंने इसलिए यहाँ पर रेड से इसको हाईलाइट कर दिया है, हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक बार मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ आपको जल्दी से ना, इधर पे बताता हूँ। नीचे कमेंट सेक्शन आपको दे रखा है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं कि मेरे को क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ें कैसे पसंद आ रहा है, मतलब आप मेरे को बस सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सजेस्ट नहीं कर सकते, आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसका। ये आपका चैनल है, आप लोगों के लिए मैंने बनाया है चैनल। बाकी आपका रिस्पॉन्स देखिएगा कि हम लोग इस चैनल पे कब तक रहते हैं, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फिर हम इस चैनल को कंटिन्यू करेंगे। मैं इसमें हर चीज़ डाल दूंगा A to Z, जितना भी आपको सीडीएस के लिए चाहिए होता है, पॉलिटी, हिस्ट्री भी हम यहाँ पर कर लेंगे, पर हिस्ट्री हम लोग बाद में करेंगे, पहले पॉलिटी साइंस वगैरह पे ध्यान देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी भी कर रहे होंगे यहाँ तक कि हम। तो फिर चलो आगे पढ़ते हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, डिफ्यूजन के बारे में बता रहा था ना, डिफ्यूजन क्या होता है करके, डिफ्यूजन और एक होता है हमारे पास ऑस्मोसिस, दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस होता है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैं खाना पका रहा था, ठीक, मैंने यहाँ पर खाना पकाया, ये आग लगा देते हैं यहाँ पर मैं खाना पका रहा था, और इस खाने की जो खुशबू है ना, इस खाने की खुशबू, बना था यहाँ पर था ना, खाना यहाँ पर बना था, पर इस खाने की खुशबू क्या होती है, धीरे धीरे करके यहाँ पर आप खड़े हो तो यहाँ तक पहुँच जाएगी धीरे धीरे करके, आपको भी तो आती है ना महक, पर थोड़ा टाइम लगता है उसमें फैलने में ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जहाँ पर खाना बन रहा था उधर पे खाने की जो खुशबू की थी, खुशबू यानी कि स्मेल जो थी खाने की, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई थी उसकी, ठीक है। और वो जो कंसंट्रेशन हाई थी ना, तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन पहले लो थी, लो कंसंट्रेशन थी पहले, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन थी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर खाना बना है वहाँ पर ज़्यादा खुशबू आ रही थी, यहाँ पर कम आ रही थी खुशबू। अब क्या होगा, टाइम के साथ धीरे धीरे करके ना जो हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया है वहाँ से जो स्मेल है खाने की वो खिसकते या फिर मूवमेंट करके लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है, ठीक है। ऐसा देखा होगा अपने घर के अंदर, इसलिए मैंने ये इजी वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ से ट्रैवल करते करते यहाँ पर आ जाती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको ही क्या बोल दिया फिर, डिफ्यूजन। इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, डिफ्यूजन। पूरे कमरे में फिर फैल जाएगी वो महक, इसको ही बोलता है डिफ्यूजन,
ठीक है। या फिर एक बढ़िया सा एग्जांपल एक और मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया और ये क्या सेपरेटर है बीच में। सेपरेटर मतलब एक मैंने दीवार या फिर कार्डबोर्ड टाइप का कुछ लगा दिया और इधर पे मैंने क्या किया, पानी डाल दिया। पानी मैंने डाल दिया है पाइप से, तो क्या होगा, इधर की तरफ तो नहीं आएगा ना पानी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस साइड क्या है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक, वैसे मैं जानता हूँ कि इसके बाद आपको क्लियर हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, जिसको नहीं हुआ उसके लिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन हो गया। ठीक, तो फिर ये हाई कंसंट्रेशन है, ये लो कंसंट्रेशन है। अगर मैं यहाँ से बैरियर हटा दूँ ये, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से ना ये बैरियर हटा दिया, इस वाले बैरियर को हटा दिया, तो क्या होगा, पानी ऐसे ऐसे करके यहाँ तक भी आने लगेगा, ऐसे करके, जब तक कि वो एक मतलब लेवल में नहीं आ जाता। अगर यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर बेचारा नीचे पे यहाँ तक है, ऐसा नहीं होने वाला ना। वो पूरा का पूरा मतलब बराबर कर देगा, पानी का लेवल बराबर हो जाएगा, तब तक ये ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो फिर यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन था, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन था। तो हाई टू लो मूवमेंट कर रहा है ना पानी या फिर कोई भी चीज़ हो जिसकी कंसंट्रेशन दूसरी तरफ हाई थी, यहाँ पर लो थी, तो हाई से लो की तरफ आ रहा है, उसको क्या बोलता है, डिफ्यूजन बोल दिया जाता है सिंपल भाषा में। आया समझ? किसी को कोई डाउट अगर है तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो फिर आप रिवॉच कर सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब में इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है, आपको रिवॉच कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद मैं ना बाद में ऐसा मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपके लिए एक रिवीजन क्लास अरेंज कराऊंगा, जिसमें हम लोग जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना कमेंट सेक्शन में जो आप पूछते हैं मेरे से, वो सारे डाउट्स मैं इस रिवीजन क्लास में ले लूँगा। ठीक है, आगे इन सब चीज़ों के लिए सोचेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम ज़रा अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा है पर डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब हाई कंसंट्रेशन से कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करके जाए, उसको बोल दिया जाता है क्या, डिफ्यूजन। ठीक है, अब जो ऑस्मोसिस होता है ना, ऑस्मोसिस में बस हल्का सा डिफरेंस है। इसमें ना होता वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, बस खाली वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। ठीक, मूवमेंट, बाकी वो सब चीज़ें सेम है। कहाँ से, हाई प्रेशर हाई कंसंट्रेशन वाले इलाके से लो कंसंट्रेशन वाले इलाके तक मूवमेंट होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, थ्रू आ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बस, थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है अभी बताता हूँ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू क्या होगा, मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, अभी मान लेते हैं ये बीकर था हमारा, बीकर है, इसमें ना इस तरफ एक यहाँ पे मैंने इसे पार्टीशन टाइप का दिखा देता हूँ। इधर की तरफ ज़्यादा पानी है, इधर की तरफ कम पानी है। ठीक ठीक, आया समझ? इधर की तरफ थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया, इधर की तरफ कम पानी होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का किधर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसमें तो कोई डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस यहाँ पर आता है कि इसके बीच में जो वॉल है ना, जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन या फिर एक क्या बोल सकते हैं, पार्टीशन टाइप, जिसके अंदर कुछ होल्स हो। ठीक, कुछ होल्स हो जिसके थ्रू बस खाली वाटर मॉलिक्यूल ही पास ऑन कर सकता है, वाटर मॉलिक्यूल ही पास ऑन कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है उसको। सेमी मतलब थोड़ा थोड़ा, या फिर और परमिएबल मतलब होता है छेद, तो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर मूवमेंट हो रही है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आया समझ? ठीक है, अगर समझ नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन है वहाँ पर पूछ सकते हैं। और इवन यहाँ पर ना आपका बाद में ना, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का भी डाला नहीं है, मैं टेलीग्राम ग्रुप मैंने शायद बना लिया है, तो उस टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैं चैट ऑन कर दूंगा, तो वहाँ से आप एक दूसरे से ना बात करके एक अपना ग्रुप टाइप बना सकते हो, और उसके थ्रू आप अपने थोड़े छोटे जो आपके होते नहीं है डाउट्स, वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो लगेगा मेरे को कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो वो रिवीजन वीडियो में लेके आऊँगा। ऐसे तो ऐसे सोचा है। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, जो चीज़ मैंने बताया था कि लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको बोलता है डिफ्यूजन। वो उसमें किसी भी चीज़ का हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल का ज़रूरी नहीं है। आया समझ? मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पर बेसिकली किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसने ना कुछ डाला है, किसी चीज़ को यहाँ पर डाला है, मान लेते हैं अगर ये सॉल्ट ही डाला होता उसने, तो यहाँ पर क्या है, इसका हाई कंसंट्रेशन है, सॉल्ट का हाई कंसंट्रेशन है बोला मैंने, वाटर का नहीं, सॉल्ट का हाई कंसंट्रेशन है इस एरिया में।
तो क्या होगा, धीरे धीरे करके ये जो सॉल्ट है वो फैल रहा है, और फैलते फैलते जब तक ये इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, मतलब हर एक पोर्शन में एक एक सॉल्ट नहीं पहुंच गया, तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब बाकी जगह तो लो ही कंसंट्रेशन है ना, इधर भी लो है इधर भी लो है, तो लो कंसंट्रेशन तक जब तक ये पहुंच नहीं गया तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहा। तो इसको ही क्या बोला, डिफ्यूजन बोला गया इसको ही, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। यहाँ पर दिख रहा है वैसे डाई मॉलिक्यूल था वो, पर कोई नहीं, कुछ भी मान सकते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इस पे क्वेश्चन आ रखा है डिफ्यूजन पे। फिर आता है अपना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मैंने रेड नहीं किया पर हाँ इंपॉर्टेंट है ये, किसमें वाटर मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है किसमें, ऑस्मोसिस में। वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब जिसमें हाई मतलब जहाँ पर ज़्यादा है कंसंट्रेशन, वहाँ से लो कंसंट्रेशन के इलाके तक, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अभी मत बोला मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला था, बात एक ही होती है, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके भेजेगी, सिलेक्शन से भेजेगी, सिर्फ पानी को ही आने की अनुमति है और बाकी नमक नमक कुछ नहीं आ सकता, ऐसा। दोनों का मतलब सेम होता है, इसको मैं चाहे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कभी पेपर में ये मिल जाएगा, कभी सिलेक्टिवली मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, मतलब बीच में मेम्ब्रेन होनी चाहिए, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल का ही क्या होगा, मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ पर था, इधर पे यहाँ पर सॉल्ट मॉलिक्यूल ज़्यादा था, तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे, या फिर यहाँ पर लो कंसंट्रेशन होगी किसकी, पानी की, क्योंकि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की, इसलिए हम बस खाली पानी को कंपेयर करेंगे। इधर पे क्या है, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, आया समझ, और ये क्या, सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। और हो क्या रहा है यहाँ पर, ऑस्मोसिस। घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, यहाँ पर सॉल्ट का नहीं होगा, सॉल्ट का यहाँ पर हाई है, भले यहाँ पर सॉल्ट का हाई कंसंट्रेशन है, पर हमें तो पानी को देखना है ना, क्योंकि ऑस्मोसिस की बात चल रही है, तो इसलिए इधर पे ऑस्मोसिस का लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन इस साइड है पानी का, वो सॉरी पानी का। तो देखो अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर की तरफ गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, सॉल्ट नहीं जाएगा, सिर्फ वाटर जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या थी, पहले हाई कंसंट्रेशन थी ना यहाँ पर, और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन थी, तो इधर से इधर को चला गया। अब इधर पे जब तक ये बराबर नहीं हो जाते, पानी की मॉलिक्यूल बराबर हो गई, ये मत सोचना कि इधर ऊपर चला गया इधर नीचे चला गया, ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर सॉल्ट का हाई था, सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है, इसलिए पानी ऊपर है। ठीक है, बाकी तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ठीक है, आया समझ, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट होगा। ठीक है, इसमें पानी इधर पे क्या था, हाई कंसंट्रेशन पे था, और साइड पे लो कंसंट्रेशन पे था, तो इसलिए इधर से इधर गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचोगे तो फिर कन्फ्यूजन पक्का आने वाली है। फिर अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका मैं आपको एक तो अभी हम लोग जो कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो सेल के साथ होते हैं, मतलब हम लोग एक तरीके से ना यूसेज देखेंगे किसका, ऑस्मोसिस का। जैसे ऑस्मोसिस के यूसेज से पहले मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर हमारी सेल होगी ना, तो इस सेल की जो इस साइड की बाउंड्री है, इस बाउंड्री में ना एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये हमने भी पढ़ा था ना जस्ट कि ऑस्मोसिस होगा यहाँ पर, तो हमें चाहिए होती है एक मेम्ब्रेन। तो ये वाली जो सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन हमने ऊपर पढ़ी थी ना, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन की तरह ही वर्क करेगी, मतलब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करेगी, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हमारा परफॉर्म हो जाएगा। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, वो कब बनता है, जब मीडियम में, सेल के मीडियम में हायर वाटर कंसनट्रेशन हो और सेल के अंदर कम हो पानी का कंसनट्रेशन। अगर सेल है अपना, इसके अंदर लो कंसनट्रेशन है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल का अगर कम इसके अंदर कंसंट्रेशन है, और बाहर में ना ज़्यादा कंसंट्रेशन है पानी का, बाहर में हाई कंसंट्रेशन है ऑफ वाटर। ठीक, तो जो मूवमेंट होगा कहाँ से कहाँ होने वाला है, ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी तक लग जाना चाहिए। हाई से लो पे ही होगा ना, तो अंदर की तरफ जाएगा, तो ये जो सेल है ना वो फूल जाएगा सेल, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ सेल फूल जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस पढ़ चुका है ना। और यहाँ पर ऑस्मोसिस इसलिए परफॉर्म हो पा रहा क्योंकि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन किसकी तरह वर्क करेगी, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वाटर मॉलिक्यूल का ही सिर्फ क्या होगा, मूवमेंट होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, अभी जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है,
जो हमारी सेल होती है, ये सेल है अपनी, तो इस सेल के अंदर ना पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर होता है। और जो बाहर होता है ना पानी, बाहर मतलब जो एनवायरनमेंट में पानी होगा अगर, इसके कंपैरिजन में लो कंसंट्रेशन वाला होगा। अगर यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है तो फिर मूवमेंट कहाँ से होने वाला, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक, मतलब सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, पानी का मूवमेंट होगा। तो ये जो सेल होगी अपने आप में सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसको ही क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आगे समझ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी मैं आपका टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, इसमें आप लोग अपने आप ना छोटे छोटे डाउट्स को डिस्कस कर पाओगे। अगला है अपने पास क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, ठीक, मतलब ये सेल है अपना, और बाहर में जो पानी है, बाहर में जो पानी वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो, और जो अंदर का कंसंट्रेशन है वो दोनों बराबर है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, ऐसे समझ, बाहर की कंसंट्रेशन और अंदर की कंसंट्रेशन बराबर है। तो ऐसे में क्या होगा, ना अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, वो मतलब स्टेबल फॉर्म में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में, तो इसलिए कहीं जाएगा ही नहीं, पानी जैसा था वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर लिखा था मैंने, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के इधर उधर कहीं भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो फिर अब हम ना इसको डायग्राम से ज़रा एक बार ख़त्म कर लेते हैं, मेरे ख्याल समझ तो आ गया होगा, और इसको ख़त्म करते हैं। हाइपरटोनिक, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक हमने वैसे हाइपो पढ़ा था, पर कोई बात नहीं, कुछ भी पढ़ लो। हाइपर में हमने क्या पढ़ा था कि बाहर सेल के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होगा, बाहर क्या होगा, लो कंसंट्रेशन होगा, तो मूवमेंट कहाँ हो गया, अंदर से बाहर की तरफ, तब क्या होगा, सेल श्रिंक हो गया, देखो श्रिंक हो गया सेल, ठीक। अब ये क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो में क्या होगा, बाहर पानी हाई कंसंट्रेशन होगा, अंदर पानी का लो कंसंट्रेशन होगा, तो बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा, तो ये क्या हो गया, स्वेल हो गया, सेल स्वेल हो गया। अब यहाँ पर आइसो में क्या होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, अंदर भी जितना है बाहर भी उतना ही है, इक्वल है दोनों के दोनों, तो ये इक्वल ही रहेगा, मतलब ऐसे ही रहेगा, कोई इसको दिक्कत नहीं होने वाली, मज़े में है ये, ठीक, ना तो इसको स्वेल होना पड़ा ना इसको श्रिंक होना पड़ा, ठीक है। आगे समझ, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन आ जाता है उसमें, इसलिए मैंने ये चीज़ पढ़ाई है। अब यहाँ से हम लोग ना ये कह सकते हैं कि असली सेल का हम प्रारंभ अब करने वाले हैं, यहाँ से हमारा असली सेल स्टार्ट होने वाला है। अब ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाद में मैं इस पर रिविज़न क्लास एक साथ ले आऊँगा, मतलब पूरा बायो जब हमारा हो जाएगा, एक दो क्लास हम लोग कर लेंगे बायो का, काफ़ी हमारा हो चुका होगा, तब मैं रिविज़न क्लास लेके आऊँगा। तो पार्ट्स ऑफ सेल्स, यहाँ पर मैंने बताया कि मतलब मेनली सेल कैसा होता है। अगर मैं अपना सेल बनाऊँ तो फिर कुछ ऐसा होता है सेल, इस सेल के बीच में ना एक क्या बोल सकते हैं, हार्ट की तरह होता है ये न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये बी साइड में ना जो होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये जो साइड में जो जगह है ना उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, ये इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाउंड्री होती है साइड की ना, बाउंड्री जो चेक करेगी कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें मेरे ख्याल से देख ली होगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, बाकी हम डिटेल में यहाँ से पढ़ लेंगे। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस क्या करता है असल में ना, न्यूक्लियस कैरी करता है जेनेटिक मटेरियल को, हमारे जेनेटिक मटेरियल वगैरह कैरी करता है, क्योंकि इसके अंदर ना हमारी जेनेटिक वाली चीज़ें होती है, जैसे कि क्रोमोसोम्स इसके अंदर होता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर पता होना चाहिए क्या होता है, जीन्स होते हैं, ठीक, वो ये कैरी करता है। फिर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स कैरी करता है, अभी मैंने बोला था ना ऑर्गेनेल्स आया था पेपर पे, हम उसको पढ़ेंगे करके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। जो ये साइटोप्लाज्म होता है ना, ये होता है अपना जेली लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली जैसा होता है, समथिंग जेली। वो क्या करता है यहाँ पर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती है, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स कह सकते हैं, जो पर्टिकुलरली कुछ एक फंक्शनल परफॉर्म करने के लिए बनाई होती है, जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। तो इसमें ना कुछ चीज़ें चिपकी होती है, मतलब ये कैरी करता है साइटोप्लाज्म। फिर आता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का तो भी हमने पढ़ ही लिया है क्या होता है, ये चेक करता है चीज़ों को कि कौन अंदर जा रहा कौन बाहर जा रहा। और ऑब्वियस सी बात है, ये ना पोरस होता है। आपको पोरस जो शब्द है ना वो एनसीईआरटी में दिखते रहेगा, पोरस मतलब होता है छेद होता है इसमें,
क्योंकि भाई आने जाने के लिए कुछ जगह तो चाहिए ना, तो इसमें कुछ छेद होते हैं जिसके थ्रू ये आगे आ जा सकते हैं इसमें से ना। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, छोटा छोटा मतलब समझ आ गया होगा, छोटा मोटा। अभी हम आगे पढ़ रहे होंगे इन सब चीज़ों को डिटेल में। सबसे पहले आया हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और ना यहाँ पर मैंने जितने भी रेड कर रखे हैं एटलीस्ट इनको तो आपको नोट में लिखना ही है। ये सब के सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कि मैं हर चीज़ को यहाँ पर एकदम से दिमाग में आ जाए। इसलिए मैं PDF से पढ़ाने में इसलिए फ़ायदा रहता है कि कुछ चीज़ छूटती नहीं है। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि जैसे ये क्लास आप देख लोगे, 1-2 बार देख लेना, फिर उसके बाद अब NCERT को उठाना, क्लास 9, ठीक, क्लास 9 की NCERT को उठाना, उसमें मिलेगा आपको सेल नाम का चैप्टर, उसको बैठ के पूरा पढ़ लेना, अच्छे से रीडिंग कर लेना। वैसे मैंने ट्राई किया कि मैंने आपको यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिस ना हो, पर अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। NCERT तो मस्ट है। अगर आपने यहाँ पर NCERT ढंग से पढ़ ली ना तो फिर आपका साइंस में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। मतलब साइंस वाले पार्ट में जो पोर्शन आता है वो बहुत स्कोरिंग होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले बायो, केमिस्ट्री, मतलब ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। तो अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब बाहर में होती है जो सेल की ना, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। अभी जो दिखाया था मैंने, दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर से दूर रखती है उसको, बाहर से सेपरेटेड रखती है उस सेल के उसको। ये अगर मैं सेल बना रहा हूँ तो फिर ये जो बाहर की बाउंड्री लाइन है इसको ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अलाउज एंड परमिट्स द एंट्री और एग्जिट, मतलब इसी के थ्रू एंट्री और एग्जिट हो सकता है सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल रहती है, और ये बनी किससे होती है? इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स और प्रोटीन्स के थ्रू बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी किससे होती है? लिपिड्स और प्रोटीन्स के थ्रू बनी होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके कुछ नाम होते हैं, ये याद रखना है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक, कुछ भी बोल लो। परमिएबल का मतलब होता है होल्स की बात कर रहा है वो, छेद है उसके अंदर, पोरस है वो। ठीक, होप्स हो कि आपको सेल मेम्ब्रेन में सब कुछ क्लियर हो गया होगा क्या होता है। इस वीडियो को आपको एक बार में देखने से समझ नहीं आएगा, ज़्यादा 2 या 3 बार इसको देखोगे ना तो फिर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाएगी, और पढ़ते रहना। फिर उसके बाद क्या है अपना न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? मिडल ऑफ द सेल, मतलब बीच में होता है। सेल बनाया मैंने तो यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इस न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, इस न्यूक्लियस के ना जस्ट बाहर की तरफ, इसके जो बाहर की बाउंड्री होती है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब जैसे सेल की कवरिंग होती है ना, आउटर कवरिंग, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस की जो कवरिंग होगी उसको बोलेंगे क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट चीज़ है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स, इसमें भी पोर्स होते हैं, अंदर और बाहर करना पड़ता है ना, मतलब चीज़ों को, कोई भी चीज़ है, खाने की वस्तु या फिर एनर्जी वगैरह, वो भी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। फिर जो मैंने बोला था कि बेसिकली न्यूक्लियस वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, तो क्रोमोसोम्स होते हैं जेनेटिक मटेरियल के लिए। अभी हम पढ़ रहे होंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। आपको एक भी परसेंट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हैं ना उनका मतलब क्या है। अगर नहीं आता है, बाई चांस मेरे से कुछ छूट जाता है, तो मैं रिवीजन का जो सेशन लेके आऊँगा उसमें आप मेरे को नीचे और बता दीजिएगा, पिंग करते रहिएगा कि हाँ भाई मेरे को ये समझ नहीं आया है, नहीं तो फिर चीज़ें छूटती रहेंगी, नुकसान आपका होगा। और मैंने ट्राई किया कि मैं इसको ना सीरीज़ को पूरा फ्री ही रखना है, हमने मैक्स टू मैक्स जितना हो सके मेरे से उतना फ्री, पर हाँ टाइम लगेगा इन सब चीज़ों में ना, टाइम लगता है। बाकी आपके डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। किसमें? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ठीक, द न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली द न्यूक्लिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पता है मैंने वैसे वो नहीं करा, पर हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसी कलर से अच्छा नहीं लग रहा ना, चलो ले आते हैं। न्यूक्लिक एसिड, जो ये न्यूक्लाइड होता है, हमने पढ़ा था ना अभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रो प्लेयर अपना पुराना वाला। ठीक, तो उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, और जो न्यूक्लियोइड होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चन आ रखा है शायद मेरे से, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर हाँ ये आ रखा है और या फिर आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक,
तो फिर प्रोकार्योटिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो फिर उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। वो न्यूक्लियोइड किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से। आया समझ? होप सो आपको आया होगा समझ। अगला हमारे पास आया अभी क्रोमोसोम्स। बोल रहा था मैं आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा यहीं पे। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं पहले से ही। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब रॉड जैसे होते हैं। रॉड मतलब कुछ ऐसे कुछ बनने होंगे शायद, इस टाइप से होंगे, ठीक। रॉड शेप्ड होते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, मतलब जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, जो सेल होगा ऐसे होगा कुछ। अगर मैं इसको छोटा छोटा अगर लिंक करूँ ना अमीबा के साथ, तो अमीबा कुछ ऐसे ऐसे करके डिवाइड होता है। जब भी डिवाइडिंग हो रहा होगा उस टाइम पे क्रोमोसोम्स का रूल आता है डिवाइड होते टाइम पे। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। वही जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की फॉर्म में वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। डीएनए का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बने होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स, मतलब नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके सेल्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, मतलब इस क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन्स होंगे, वो जीन्स ही कैरी करते हैं बेसिकली कैरेक्टर्स। फंक्शनल बोला है मतलब यही मेन चीज़ होती है, वो बस खाली कैरी कर रहा है, जीन उसको कैरी कर रहा है, किसको, डीएनए को। डीएनए किसको कैरी कर रहा है, जीन्स को। तो जो डीएनए होता है ना, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल, मतलब क्रोमाटिन की फॉर्म में मिलता है हमें डीएनए। क्रोमेटिन मटेरियल इज ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की टाइप के मतलब होता है, मतलब ऐसे धागे की तरह में दिखेगा, इस टाइप से धागे की तरह में दिखेगा ये। आप इसकी फोटोज को ना सर्च कर सकते हैं गूगल में आराम से। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes, मतलब जब जो सेल होगा वो डिवाइड होने वाला होगा तो फिर वो क्रोमोसोम्स में ब्रेक हो जाता है या बना लेता है। जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स बना लेता है, ऐसा कुछ समझो, ठीक है ना। क्रोमोसोम्स मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। बेसिक से बेसिक बात जो बताऊं मैं अगर, तो वो ये होता है कि वो जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं, बस खत्म। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जितने मैंने यहाँ पर रेड कर रखा है ना वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते रहना, फिर से मैं बोलूँगा नोट्स बनाते रहना। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है, मतलब जो सेल होगा उस सेल के बीच में होगा अपना न्यूक्लियस, साइड वाली वॉल को बोल दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो और जो बीच का होता है ना अपना न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो बचा खुचा है यहाँ पर साइड में वो मटेरियल होता है, फ्लूइड लाइक होता है या जेली लाइक होता है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। ये आपको जेली लाइक भी मिल सकता है, ये नहीं कि मैंने फ्लूइड पिलाया तो फिर पेपर में मेरे को फ्लूइड नहीं दिखा तो फिर मैं टिक नहीं मारूंगा, ये जेली लाइक भी होता है। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा है, ठीक। जेली लाइक होता है मतलब जेली की तरह होता है समथिंग, और फ्लूइड मतलब ये भी तो फ्लूइड ही टाइप होता है। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका नाम है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। कंफ्यूजन नहीं करना है इसलिए मैंने नाम पहले लिखा दिए सबके कि किस टाइप से नाम होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गेनेल्स, हाँ इसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, बताया था मैंने। प्रोकैरियोटिक के अंदर बिसाइड्स एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर तो भैया सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है। सेल ऑर्गेनेल्स अभी हम पढ़ रहे होंगे नीचे, इसके अंदर होते हैं क्योंकि ये यूकैरियोटिक होगा तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती है वायरस में, इंपॉर्टेंट चीज़। एक बार मैं स्लाइड को यहाँ पर रख देता हूँ आपको देखने के लिए, अगर कुछ देखना है तो। चलिए आगे चलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, उनको क्या बोल दिया जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो मतलब कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सेल्स होंगे जो मतलब बनाया है उनको इसलिए क्योंकि कुछ स्पेशल वो काम करेंगे उस सेल के अंदर ना, कुछ उनका स्पेशल काम है, ठीक। तो हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स। इनके अलावा भी शायद होते हैं एक दो, मतलब होते हैं, पर वो बायो आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला आ गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है बेसिकली पैकेजिंग का,
पैकेजिंग, और इसके अपना खुद का ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ठीक। गोल्गी अपरेटस, इसका काम होता है पैकेजिंग का, गोल्गी अपरेटस का, और इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, रेटिकुलम का। लाइसोसोम्स, ये होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी पता है क्या, अभी मैं बोलते रहूँगा, मैं बस हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी अभी पढ़ रहे हैं हम इसको डिटेल में ना। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारी एनर्जी बनती है, जिसका नाम होता है एटीपी। अभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। प्लास्टेट्स, प्लास्टेट्स का काम होता है कलर करने का। ठीक, अभी पढ़ते हैं अब ये इन सब चीज़ों को ना डिटेल में हम जरा पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको जल्दी से। अब अभी तो काफ़ी लंबा है, पर हाँ ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, आज हो ही जाना चाहिए वैसे ख़त्म। मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे में निपटेगा ये चैप्टर ना जाके। पर इसके बाद आपको ना कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग CDS, एफकेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होती है मॉक टेस्ट। ठीक है ना। आप अगर सोच रहे होंगे कि ये प्रमोटेड वीडियो है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोटेड नहीं है। अभी तो बताओ, मैंने नया नया शुरू करा है, प्रमोशन कहाँ से आएंगे, प्रमोटेड नहीं है। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मॉक टेस्ट के लिए आपको अवेयर रहना है। मॉक टेस्ट के बिना ना पेपर निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि PYQ कर सकते हैं हम, वहाँ से भी आप कर सकते हो। पर मान लेते हैं कि आपने वहाँ से PYQ कर लिए, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, तब के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। वैसे आपको PYQ अगर मिल भी नहीं रहे हैं, मतलब थोड़ा सा अरेंज वे में अगर चाहिए, तो फिर आप जा सकते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। ठीक, टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे मॉक मिल जाते हैं। मतलब आपको ऐसा तो है ना कि CDS का मिल जाएगा, PYQ का पेपर, मतलब पुराना पेपर मिल जाएगा, और CAPF का मिल जाएगा अगर आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं। और एफकेट का कहाँ से मिलेगा, एफकेट और भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो फिर आपको कैप्सूल बना के ना यहाँ पर टेक्स्ट बुक में सब चीज़ें मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छा मतलब ऐप है, मैंने अपने खुद पर्सनली इस्तेमाल किया है, तभी आपको बोल रहा हूँ मैं कि अगर आप लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, वैसे तो आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, पर आप वैसे तो आप पेपर्स इनफ होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, पर अगर मान लेते हैं आपको एक ही जगह पे अगर आपको चीज़ें मिल रही थी सारी चीज़ें, और वो भी बहुत अच्छे मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, मेरे ख्याल से 399 के आसपास आपको मिलता है, जिसमें आपका 2 ईयर का मेंबरशिप होता है शायद से। 2 ईयर तक आपको मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है सबका आपको मिल जाता है एक जगह पे, तो इसमें क्या दिक्कत है। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाती है चीज़ें ना, तो बहुत ही सही चीज़ लगती है। मतलब एनवायरनमेंट भी आपको प्रोवाइड करेगी है ना टेक्स्ट बुक, तो अगर आप चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, बाकी आपका मर्ज़ी है, आप खुद का मर्ज़ी है तो आप ले सकते हैं। आपको ना इसका लिंक मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टैग कर दिया, आप वहाँ से अगर लोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, तो फिर आपका ना कुछ मतलब फ़ायदा ही होगा इसके थ्रू ना, 10% ऑफ मिल जाएगा। और थोड़ा सा बस खाली छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे को भी मिल जाएगा, इससे छोटा सा मिलेगा कंट्रीब्यूशन, वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स मोर देन इनफ होते हैं वैसे करने के लिए ना, पर मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एफकेट और बैंक वगैरह अगर आप वो भी करोगे ना, आप ग्रेजुएशन हो गया तो फिर वो सब चीज़ें भी करोगे, तो आपको एक ही जगह मिल जाएगा सब कुछ। ये फ़ायदा है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा साइटों में पेपर ढूंढने के लिए ना, तो उससे ये फ़ायदा रहता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं वो खरीद सकते हैं, वहाँ से आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा नीचे दिए हुए लिंक से अगर आप खरीदोगे तो। ठीक है, तो हम अपने अभी इस पे फोकस करते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे थे, पहला ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे, सेल ऑर्गेनेल, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, मतलब इसमें ट्यूब्स की फॉर्म्स में होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शीट्स की फॉर्म में होता है। इट लुक्स लाइक ट्यूब्यूल्स और राउंड ऑब्लोंग बैग्स वेसिकल्स, इस फॉर्म में दिखता है ये चीज़ ना, इस फॉर्म में दिखता है, बैग्स की फॉर्म में दिख रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बस खाली शब्द ही दिमाग में रखने हैं, बस खाली इन शब्द से क्लिक हो जाती है चीज़ें बहुत सारी। आपको ऐसा नहीं कि चीज़ें आपको याद कर लेनी है करके, कुछ नहीं होता उससे, बस खाली आपको अपने नोट्स बनाने, रिवाइज करो, मोर देन इनफ है। अब इसके मेन चीज़ है क्या, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सिंथेसिस, फोल्डिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है इसका, मेन चीज़ यही है। पर ये चीज़ें ना आपको लिखनी है नोट्स में और पढ़ लेनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, ट्रांसपोर्ट के काम में मदद करेगा, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाता भी है ये। अब इसका डायग्राम आ गया, इस डायग्राम को ना हम लोग अभी बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको ना छोटा सा बता देता हूँ। वैसे
देखना चाहते हो तो फिर देख सकते हो। ये पूरा का पूरा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें ना इसमें समझ नहीं आ रही होगी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ वाले में ना, स्मूथ वाले का काम अलग होता है, रफ वाले का काम अलग होता है। रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं। क्या चिपके होते हैं? राइबोसोम्स। क्या होता है राइबोसोम्स? अभी पढ़ेंगे हम। बस खाली आप इसको एक बार देख लीजिए। अभी हम यहाँ पर वापस से दोबारा आएंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो फिर इसके दो टाइप हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एक हो गया रफ, एक होता है स्मूथ। रफ इसलिए होता है इसमें राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ इसलिए होता है कि उसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक, पढ़ते हैं अब आगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, अटैच टू इट सरफेस द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। मतलब जो ये राइबोसोम्स होते हैं ना हमारे, वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन को राइबोसोम्स जो होता है अपने प्रोटीन फैक्ट्री होती है, यही कह सकते हैं हम। प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, प्रोटीन बनाते हैं लो आपकी लोकल भाषा, बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स आपको जहाँ भी दिख जाएगा प्रोटीन होगा भाई, उसके पास खुद का बना लेगा वो। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से हम उसको भेज देते हैं इधर उधर। राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द न्यूक्लियोलस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बनते कहाँ पर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ना इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आप जीरो लेवल पे भी होगे ना तो आपको हम हीरो बना लेंगे। एडवांस लेवल तक जा रहे हैं हम चीज़ों को लेके। इसके बाद कहीं भी जा लो, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने सही से देखा, मतलब अच्छे से देखा, ऐसा नहीं कि बस खाली वीडियो देख के चलेगा और हो गया काम। पढ़ना भी है, देखना भी है, तब आपका कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर को रिलेटेड। ठीक, समझ आ गया। राइबोसोम्स जहाँ भी होंगे वहाँ पर प्रोटीन बनता होगा। ठीक, तो उसको इसलिए बोल देते हैं क्या, रफ, क्योंकि उसके ऊपर वो बहुत सारे चिपके रहते हैं राइबोसोम्स। फिर क्या है अपने पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एसईआर हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। फैट बनेगा और एक लिपिड्स बनेगा। ठीक, फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है। सम ऑफ दिस हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट सी चीज़, ये मतलब छोटी सी टर्म है, मदद कर सकती है। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को अगर बनाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में ऊपर भी पढ़ा था कि किससे बनती है, प्रोटीन और लिपिड से बनती है। ठीक, तो लिपिड कहाँ से बना, लिपिड बना हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक, तो फिर इन दोनों से जो जब हमारी सेल मेम्ब्रेन बनेगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, मेरे को एनसीईआरटी में मिला है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, इसको आ सकता है पेपर में। ठीक, क्योंकि पेपर का लेवल ना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, घटेगा तो है नहीं। ठीक, दे आर हाउएवर इन्वॉल्व्ड इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस मॉलिक्यूल्स। मतलब पॉइजन, जो पॉइजनस मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो ख़त्म करता है उसमें से पॉइजन, या फिर उसको फिल्टर कर देता है। लिपिड का बढ़ा देता है, मतलब लिपिड बनाता है। ये सारी चीज़ें ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ना, इनको कीवर्ड की तरह रखना है। मतलब पेपर में आपको मिलेगा ना तो फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म करके ही मिलेगा। मेटाबॉलिज्म मतलब कहीं ना कहीं डाइजेशन से होता है। ठीक है, पर आपको उतने भी नहीं जाना, बस खाली इनको दिमाग में रख लेना है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें देख ली क्या क्या करता है। अब हम जरा एक बार ना डायग्राम इसका देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, तो फिर ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मतलब साथ में होता है ये सब कुछ।
जिसमें से एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया अपना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में ही दिख रहा है ये छोटी छोटी चीज़ें चिपकी हुई है, इसको कौन से कलर से दिखाएं, वाइट कलर अच्छा चलेगा शायद से। हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिख रही है ना चिपकी हुई, ये सब चीज़ें क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इनको ही बोलते हैं क्या, राइबोसोम्स। यही है अपने प्यारे राइबोसोम्स, ये अपने राइबोसोम्स जो चिपके हुए हैं। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने का, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है, दो काम करता है ये, एक तो बनाता है लिपिड और वो बनाएगा फैट, बना देगा लिपिड्स एंड फैट्स। ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है लिपिड्स और फैट्स को बनाना। रफ का हो गया प्रोटीन बनाना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का धंधा है इनका, ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे के पूरे, उसमें ना प्रोटीन वगैरह पहुंचाएंगे। ठीक, होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा चीज़ें। यहाँ तक हमने कर लिया था, स्मूथ पढ़ लिया था हमने। अब हम पढ़ रहे हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, पैकेजिंग का धंधा है इसका। ट्रांसपोर्टेशन का धंधा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका होता है पैकेजिंग का धंधा, पैकेजिंग का काम करेगा। ठीक, मटेरियल सिंथेसाइज नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ईआर में जितना भी उसने चीज़ें बनाई उन सब चीज़ को पैकेज करेगा और डिस्पैच कर देगा वेरियस टारगेट्स के लिए, मतलब डिस्पैच कर देता है वहाँ के लिए, बताएगा कि यहाँ पर लेके जाओ सामान को। गोल्गी एपरेटस का ये काम होता है। इसके बेसिकली फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ फूड आइटम्स। पैकेजिंग करेगा और मॉडिफाई कर देगा चीज़ों को और स्टोरेज करके रखेगा, ये सारे काम हो गया। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में मदद करता है। ऑल्सो लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, पर बेसिकली लाइसोसोम्स यहाँ से बनते नहीं है, बस हेल्प करता है उसको बनाने में, कंफ्यूजन नहीं करना है इससे। अभी बताऊंगा मैं लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं। तो गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स। सैक्स मतलब क्या होता है, ये कट्टा देगा, कट्टा उसको बोलता है सैक। तो फिर इस सैक्स की फॉर्म में रहता है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये सिस्टर्न्स, लुमेन, ट्रांसवेसी, मतलब इस टाइप से सिस्टर्न की फॉर्म में ये पड़ा है यहाँ पर, इस टाइप से। ये इसका 3D वाला व्यू है, ये इसका 2D वाला व्यू है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ये स्टैक्स इंपॉर्टेंट है और सिस्टर्न इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको स्टैक्स और सिस्टर्न से अगर पेपर में अगर कहीं दिखेगा और बायो का लगेगा तो वो कहीं ना कहीं गोल्गी एपरेटस के साथ जुड़ा हुआ होगा। बाकी आपको एक अच्छा, मतलब इतना हमें पढ़ना नहीं है कि हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हो तो हमें ये सब चीज़ें और डीपली जानना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस खाली हमें इस टाइप से पढ़ना है कि हम अपने पेपर को अच्छे से रख ले, क्वेश्चन ना छूटे हमारा। अब हो गया हमारा लाइसोसोम्स। हमने अभी गोल्गी एपरेटस पढ़ा, वो क्या करता है, अपना पैकेजिंग का काम करता है। ईआर क्या करेगा, ईआर मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करेगा, अपना ट्रांसपोर्ट का धंधा उसका, ट्रांसपोर्ट करेगा। अब हम पढ़ रहे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं अपना, बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है, मतलब एक ऐसे बोरा टाइप का है तो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है काफ़ी सारी। एंजाइम्स मतलब जो डाइजेस्ट करती है, डाइजेशन में हेल्प करेगी, ठीक, डाइजेशन में हेल्प करेगी, उनको बोलते हैं एंजाइम्स। या फिर किसी भी प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, कैटलिस्ट जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर दे, ठीक, जिसके अंदर एंजाइम्स होती है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनती है एंजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह वर्क करेगा, मतलब ये किसी भी चीज़ को ना, मतलब उसको वो कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक। ये वेस्ट क्लीनर की तरह काम करते हैं, वेस्ट जितना भी होता है क्लीन कर देगा ये डाइजेस्ट करके ना, बस बेसिकली यही काम होता है। लाइसोसोम्स में बर्स्ट द सेल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर चाहो तो ना लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट सी चीज़ है बहुत। मतलब जब सेल्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं कुछ ज़्यादा ही, उसका मतलब मान लेते हैं 70 to 75-76% उसका ना डैमेज हो गया सेल, तो वो क्या करेगा, जो लाइसोसोम्स होता है ना, फट जाता है अपने आप, बर्स्ट हो जाएगा,
फट जाएगा और उसमें से जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स थी वो बाहर निकल जाएगी और पूरे के पूरे सेल को ही खा जाएगी, ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। आई समझ, डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स। आपको सुसाइड बैग्स दिख रहा है, सुसाइडल बैग्स भी हो सकता है, कभी ये सोच रहे हो सुसाइड बैग्स लिखाया था, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सुसाइडल बैग्स बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता उससे कुछ। लाइसोसोम्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा ऑर्गेनल जिसके अंदर एंजाइम्स भरे पड़े हैं, वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है और इवन अपने आप को भी डाइजेस्ट कर सकता है, पूरी सेल्स को खा सकता है। फिर आया अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर, जितनी भी पावर या एनर्जी बनती है सेल के लिए, वो कहाँ से बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। एटीपी एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, एटीपी एनर्जी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कलर चेंज करना चाहिए ना मुझे, कलर क्या रखूँ पर मैं, कुछ अच्छा कलर, ये ठीक रहेगा क्या, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक, ये एनर्जी वो निकालता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, इस पे दो कवरिंग होती है, आउटर वाली पोरस होती है, इनर वाली डीपली फोल्डेड होती है। ये बस खाली पढ़ने के लिए है, पेपर में इससे कम ही आएगा, बहुत कम चांसेस है, पर आ सकता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। बस पढ़ लो इसको, ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी पढ़ सकते हो बस खाली ऐसे ही। मेन चीज़ यही है, एटीपी की जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ये वाली एनर्जी होती है उसके अंदर, उसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, सेल की एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। सेल की पूरी एनर्जी करेंसी, मतलब जैसे अभी हम लोग रुपीज़ या फिर नोटों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उसके अंदर एनर्जी की एक करेंसी चलती है, ठीक। एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, मतलब जितना भी वर्क होगा उसके लिए एटीपी ही चाहिए होगी। तो पूरा का पूरा काम कौन करता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का। फिर आता है अपना प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है, सिर्फ प्लांट के अंदर होंगे ये प्लास्टिड्स, प्लांट के अंदर होंगे सिर्फ, ओनली एंड ओनली प्लांट्स। ये दो टाइप के हो गए, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है अपना कलर्ड वाला, ल्यूको होता है वाइट, कलरलेस भी बोल सकते हैं उसको। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल, ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल हो, उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स, ये इसकी डेफिनेशन है कि मतलब इसके अंदर स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स, ये सब चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, ठीक। ये इतना ही है बस, खाली कलर के लिए होता है बेसिकली। इसलिए तो बोलते हैं ना, जो ग्रीन कलर आता है प्लांट्स में, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, बस खत्म। अब ये देखो, मैंने स्पेशली यहाँ पर ना ये लिखा भी है, मेंशन कर रखा, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सही में नोटेड वाला पॉइंट है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड होता है, उनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होगा, मतलब उनको ना तो जेनेटिक मटेरियल की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है, उनका पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है और खुद का ही राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स मतलब क्या हुआ, प्रोटीन, अपना खुद का प्रोटीन ये बना सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है इनको। फिर क्या अपना वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब हो गया खाली जगह, एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह जहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, तो सॉलिड कर लो या लिक्विड कर लो, कुछ भी हम लोग मतलब स्टोर कर सकते हैं, ऐसी जगह को बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल आर स्मॉल साइज इन एनिमल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनिमल के अंदर छोटे होते हैं, तो प्लांट के अंदर क्या होंगे, बड़े होंगे, बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, उनके पास स्टोरेज ज़्यादा होगी। इन प्लांट्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, सेल सैप से वो भरे हुए रहते हैं, जो उनको टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। सेल को बहुत ज़्यादा रिजिडिटी को प्रोवाइड करेंगे, रिजिड मतलब ठोस कर देते हैं, इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। बाकी इसमें वैक्यूल में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे हम पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। मैंने आपके लिए डायग्राम लगा दिया है। अब देखो यहाँ पर इतना कुछ लिखा है ना, न्यूक्लियर एनवेलप करके, कुछ नहीं है। बीच वाला न्यूक्लियस हो गया, ठीक, वाइट लगा लेते हैं ना यहाँ पर, वाइट अच्छा चलेगा। तो बीच वाला क्या हो गया, अपना न्यूक्लियस हो गया, बीच वाला न्यूक्लियस हो गया। और ये जो दिख रही है ऐसे बताए थे मैंने अभी डायग्राम दिखा के, गोल्गी अपरेटस हो गए। बाहर वाला जो हो गया, बाहर वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। लाइसोसोम्स ये हो गए। राइबोसोम्स हमें पढ़ा था प्रोटीन फैक्ट्री होता है। लाइसोसोम्स क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, खा जाता है। अब न्यूक्लियर एनवेलप से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फालतू चीज़ है वो, मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं है ना, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। अब दोनों में अगर मैं डिफरेंस बताऊँ ना, डिफरेंस की बात अगर मैं करूँ, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल,
इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होता है, सेल वॉल भी होता है। तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पर सिर्फ एक सेल वॉल होती है इकलौती अलग, और इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो सिर्फ इसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर। बाकी सब लाइसोसोम्स वगैरह उसमें भी होते हैं, स्मूथ उसमें भी होगा, रफ उसमें भी होगा। साइटोप्लाज्म उसके अंदर भी होता है, एनिमल में भी होता है। क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर ही होगा सिर्फ। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, राइबोसोम्स दोनों पे होते हैं, न्यूक्लियर लेवल पर भी हमने उसे पढ़ा था अभी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों पे होती है। तो बस एक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और एक क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों चीज़ अलग होती है सेल प्लांट के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ ना तो फिर ये दिख रहा है वैक्यूल है, ये जितना भी है ना, ये पूरा का पूरा वैक्यूल है। तो देख सकते हो कितना बड़ा वैक्यूल है। और इसका मेरे को वैक्यूल देख नहीं रहा, पर इसका वैक्यूल बहुत छोटा होता है। ठीक, आया समझ? किसी को कोई डाउट है इसमें? तो फिर क्या चीज़ें अलग है इसमें? एक बार ना गूगल सर्च करके ना आप इसका डिफरेंस ज़रूर लिख लोगे। ठीक, जब नोट्स बना रहे हो ना तो इसका डिफरेंस लिख लेना कि डिफरेंसेस क्या होता है। इस डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आता है पेपर में कि एनिमल और प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें सही है, ऐसा करके स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है वो बचता है सेल डिवीज़न का। तो हमने पता है क्या, आज का ये जो टॉपिक है ना हमने काफ़ी स्पीड में ख़त्म किया है, क्योंकि जो मैंने सोचा है ना कि मैं इस चैनल पे ना सिर्फ जेन्युइनली हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे। इसमें नो प्रमोशन वगैरह मैंने बहुत मतलब रेयरली ऐसा ही सोचा है मैंने। ठीक, तभी तो हम लोगों ने इतनी जल्दी इसमें ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ना वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लोगे, 2 बार मैक्सिमम होता है वैसे, 2 बार में तो समझ आ ही जाएगा, पर अगर 3 बार भी देख लोगे तो फिर आपका मतलब हर चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, 1 घंटा हो गया होगा शायद, 1 घंटे के आसपास अभी पूरा हुआ है, तो उसमें हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी हमने कर लिया, मतलब 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी और ख़त्म। हमने पूरा का पूरा सेल आज ख़त्म कर लिया। ठीक, सेल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे ही मैं इसके बाद ना टिश्यूज़ का प्लान कर रहा हूँ। उससे पहले हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही आते रहना और चैनल को ना सब्सक्राइब करना ज़रूर और लाइक करना। ठीक है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिन तक ये वीडियोस पहुंचती नहीं है। वो पहुंचती क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, तब जाके कहीं ना यूट्यूब को पता लगता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लगता है कि ऐसी भी कोई एग्जिस्ट करती है चीज़ें। ठीक है, नहीं तो फिर ये मैं पढ़ाऊँगा और वो यहीं का यहीं रह जाएगा, हर किसी को मिलता भी नहीं है। तो इसलिए ताकि इसकी रीच बढ़े ज़्यादा तक ना, मतलब हर एक बच्चे तक पहुँचे जिसको इसकी नीड है। ठीक है, तो इसलिए इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना आप प्यार दिखाओगे उस हिसाब से मैं आगे का ना प्लानिंग और अच्छे से करके और अच्छा बनाऊंगा इस चैनल को। हर चीज़ आप लोगों के लिए फ्री रखूंगा मैं। तो फिर सेल डिवीज़न, अब हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, ये लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म और ये आपको कभी परेशान भी नहीं करेगा, सेल वाला चैप्टर ना। बाकी जो बची कुछ चीज़ें है वो मैं मानता हूँ कि कुछ ही चीज़ें ना बच जाती है, रह जाती है, वो हम लोग रिविज़न का जब करेंगे ना क्लास तब करेंगे। उसमें हम लोग ना PYQ भी देख लेंगे, PYQ भी डिस्कस करेंगे उस वाली क्लास में। ठीक, तो सेल डिवीज़न, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज नोन एज सेल डिवीज़न। मतलब जब नई सेल्स बन जाती है ना पुरानी सेल से, तो उसको बोलते हैं सेल डिवीज़न। 2 टाइप के होते हैं ये, एक हो गया माइटोसिस, एक हो गया मायोसिस। 2 टाइप के हमारे पास सेल डिवीज़न होते हैं। ये 2 टाइप से हम लोग मतलब सेल डिवीज़न हो सकती है, एक हो गया माइटोसिस, एक हो गया मायोसिस। तो फिर माइटोसिस पहला हम लोग पढ़ेंगे, माइटोसिस ही पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ करने के लिए अगर डिवाइड हो रही है तो फिर उसको बोलते हैं क्या? माइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मदर सेल होगी वो डिवाइड करेगी 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को बनाने में। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे होंगे वो डॉटर सेल्स, एक जैसी डॉटर सेल्स बनाएंगी वो 2। ठीक, 2, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 2। ठीक, तो आइडेंटिकल में बनेगी, एक जैसी बनेगी। और जो इन पे नंबर होता है ना, क्रोमोसोम्स का नंबर, वो सेम रहेगा। द टोटल सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जितना इस डॉटर को मिलेगा उतना ही उस डॉटर के पास होगा, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होगा नंबर। ये इस टाइप से होता है, दिख रहा है यहाँ पर? ये हो रहा है माइटोसिस, ये माइटोसिस है। हाँ, माइटोसिस। इसमें क्रोमोसोम सेम रहेंगे, सेम क्रोमोसोम इसमें सेम रहते हैं। ठीक, और इसमें कितने बनती है? 2 बनती है, 2।
डॉटर कैसी बनती है, आइडेंटिकल बनती है। ये सब के सब मैं फीचर लिखा रहा हूँ यहाँ पर, इस पे ही क्वेश्चन बनेगा, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है, इसकी थ्योरी थोड़ी ना पूछेंगे वो ज़्यादा, बस यही क्वेश्चन बन सकता है इसमें। और बेसिकली किस वजह से करती है डिवाइड, ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ चाहिए इनको, ग्रोथ के लिए डिवाइड करेगी। तो ये हो गई अपनी सेल्स, ये सेल से ये बन गई, देख रहे हो जितने यहाँ पर देखो 2 लाल हैं तो इधर भी 2 लाल है, इधर पे एक नीला टाइप का है, एक इधर पे नीला है, एक वाइट हो गया तो एक वाइट हो गया, ठीक, मतलब सेम टाइप से बन रहे हैं। इस पास 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम्स, इधर भी 4 क्रोमोसोम्स, ठीक, आया समझ। चलो अभी मायोसिस, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस खाली उसको पढ़ना है, याद करना, याद नहीं, याद भी ना भी करोगे उसको, बस खाली पढ़ लोगे ना, बहुत है। फिर मायोसिस, स्पेसिफिक सेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मायोसिस व्हिच इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स। इसके अंदर 2 बार डिवीजन होगा, एक बार के डिवीजन से कुछ नहीं होता, इसमें 2 बार डिवीजन होगा। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of 2, मतलब इसमें 4 बनती है, 4 सेल्स बनती है, 2 नहीं बनती है, इसमें 2 बन रही थी, इसमें 4 बनेगी, ठीक। स्पेसिफिक सेल्स की वजह से बनते हैं ये, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स चाहिए इसमें मायोसिस के लिए। और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब जितना होगा मदर के पास उससे आधा मिलेगा, दोनों पे आधा आधा बढ़ जाएगा, ठीक, आया समझ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए वैसे। अब यहाँ पर ये मदर सेल थी, एक बार ये हुआ, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड फेज हो गया, मतलब इसमें 2 बार हो रहा है, देख रहे हो, पहले इससे इधर पे हुआ ये डिवीजन, फिर उसके बाद ये डिवीजन इधर हुआ, 4 बार हुआ है डिवीजन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो फिर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट थे और यहाँ पर 2 2 इसके पास बराबर बराबर बढ़ गए, ठीक। तो फिर अगर मैं इसमें बोलूँ तो फिर हाफ क्रोमोसोम्स होंगे, आधे क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और क्या आइडेंटिकल नहीं होंगे ये वाले में, और क्या है इसका फीचर, एक तो आधे होंगे, दूसरा 2 बार होगा, 2 बार होगा, 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, ये इंपॉर्टेंट है बस खाली, इसमें ये 2 पॉइंट हो गए, 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स, इसमें 2 बार डिवीजन होगा, ठीक, आया समझ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ना दी एंड हो रहा है। फाइनली हमारा जो आज हमने ना सेल का जो हमारा था टास्क हमने कंप्लीट कर लिया पूरी की तरीके से, हमने एक आज चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो अब आपका ये काम है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये जो हमारी वीडियो है ना इसकी रीच बढ़े और लोगों तक पहुँचे जिसकी इसकी ज़रूरत है। दूसरा सब्सक्राइब तो भाई करना ही करना है तुम लोगों को ना, ताकि आपको वीडियो मिस ना हो, मेन चीज़ है मिस ना हो, बाकी तो कुछ नहीं, मिस हो जाएगी नहीं तो फिर वीडियो ना। और अभी मैं ना कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे इसमें वीडियोस बढ़ेगी तो फिर मैं आपको प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा ताकि आप लोगों को ना ढूंढना ना पड़े, सर्च ना करना पड़े इधर उधर ना, सर्चिंग में क्योंकि टाइम जाता है बहुत। मैं अब पूरी प्लेलिस्ट बना के तैयार रखूँगा, शेयर कर देना है। और साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप टेक्स्ट बुक ले रहे हो ना, टेक्स्ट बुक का पास, जो कि मेरे हिसाब से तो ना लेना चाहिए आप लोगों को, उसमें ना आपको मॉक्स मिल जाते हैं हर किसी एग्ज़ाम के, किसी भी एग्ज़ाम के मॉक्स मिल जाएंगे, तो उसका आपको 10% ऑफ मिल रहा है, वो भी फ्री में ना 10% ऑफ मिल रहा है। तो आपको लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से ही लेना है, ठीक। और फाइनली पढ़ते रहो भाई, जितना पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि रीडिंग हैबिट अभी आपकी डेवलप नहीं होगी ना तो आपको दिक्कत होगी, रीडिंग आपने ही करनी है, ठीक। और बाकी जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। नोट्स आपने बना लिए होंगे क्योंकि आपको PDF तो मिलने वाली नहीं है, तो इसलिए आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक। और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा कि आप इसको नोट्स के कभी आप सोच रहे हो कि नोट्स मिल जाएंगे, नहीं होगा ऐसा ना, आपको खुद से करना है ट्राई, नोट्स बना लीजिएगा, पेपर के टाइम पे आपको नोट्स ही हेल्प करेंगे। और मैं अगली वीडियो ना मेटल्स की लेके आऊँगा, मेटल्स की लेके आने वाला हूँ जो केमिस्ट्री की होगी, ऐसी टाइप से हम लोग उसको भी ख़त्म कर लेंगे। फिर आपका सपोर्ट है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर आगे भी ये चैनल ऐसी टाइप से कंटिन्यू करेगा, पर हाँ टाइम लगेगा अभी, ठीक। वीडियोस को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि स्लाइड्स बनाने में ना बहुत टाइम जाता है, फिल्टर करना पड़ता है ना मटेरियल को, तो इसलिए चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।
तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।